अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 6 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के सारे मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई है, इन सभी को डाउनलोड करके पढ़िए और पुरानी जानकारी हासिल कीजिए ताकि आगामी परीक्षा में आपको 100% नंबर मिले करंट अफेयर में। ठीक है, और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि वीडियो के आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं और टेलीग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये जो हमारा नंबर दिया गया है ये भी हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करने के लिए है। ठीक है, और देखिए, आज के करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है ये आपका है कि भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता हाल ही में। तो देखिए, भारत की जो हॉकी टीम है 41 सालों के बाद जर्मनी को हराकर हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए, भारत ने मैच में शुरुआत में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच में 5-4 से जीत दर्ज की। देखिए, टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में साल 1980 में ओलंपिक में मेडल जीता था। उसके बाद से अभी तक जो है भारत को मेडल नसीब नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कांस्य पदक जीत लिया है भारतीय हॉकी टीम ने, इसको याद रखेगा। और जितने भी यहाँ पे फैक्ट मैं बताता हूँ, देखिए जितने भी फैक्ट होते हैं बहुत सेलेक्टिव होते हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनेंगे एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे कि 41 साल बाद और 1980 में आखिरी बार हमने पदक जीता था। ठीक है, और 41 साल बाद फिर हमने जो है एक दोबारा पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक, क्या मतलब ओलंपिक खेल में टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो में आयोजित हो रहा है इसलिए टोक्यो ओलंपिक नाम दिया गया इस साल। और देखिए, दूसरा प्रश्न जो है इसको ध्यान सुनिएगा। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूस के जवूर युगेव से हार कर, देखिए यहाँ पे हार कर ना कि हरा कर, ठीक है, तो हार कर इन्होंने रजत पदक जीता। देखिए, अगर ये हरा कर जीतते हैं तो फिर ये जो है क्या पाते हैं, ये पाते गोल्ड मेडल। ठीक है, लेकिन ये हार गए इसलिए इनको रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। इनका नाम है रवि कुमार दहिया। फिर से सुनिए, जो आपके रवि कुमार दहिया हैं इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूस के जवूर युगो से हारकर जो है रजत पदक जीता, लेकिन फिर भी इन्होंने एक सिल्वर मेडल भारत को दिला दिया। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और रवि कुमार दहिया के नाम से एक रिकॉर्ड बन गया है। देखिए, रवि कुमार दहिया जो है ये केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय पहलवान बन गए हैं। तीसरा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंट पुलवामा नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंट पुलवामा नामक पुस्तक को लिखा है मनन भट्ट ने। देखिए, जो ये पुस्तक है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंट पुलवामा, तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन है ये गरुड़ प्रकाशन ने किया है। और प्रकाशक के अनुसार ये पुस्तक जो है ये पाठकों को की देशभक्ति को तेज कर देगा, जबकि उन्हें जो है सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता और गर्व की भावना से ये भर देगा। ठीक है, और चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 15,739 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए, इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के जो वर्तमान कैप्टन हैं जो रूट, इन्होंने कुल 15,739 रन कंप्लीट कर लिए हैं और ये इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट जो है, ठीक है, तो इन्होंने भी हाल ही में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 22 रन बनाया और 22 रन बनाते ही ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि 15,739 रन उस समय कंप्लीट किया था, तो बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। देखिए, अब अगले मैच में ये इससे भी ज़्यादा स्कोर करके जो है आगे पहुंच सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। देखिए, पहली पारी के 33वें ओवर में सिराज की गेंद पर चौके के साथ रूट ने जो है ये उपलब्धि हासिल की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रूट के नाम कुल 15,739 रन से ज़्यादा हो गए हैं,
क्योंकि ये अभी बहुत सारे मैच वहाँ पे कंटिन्यूस चल रहे हैं, ठीक है। और देखिए इससे पहले ये रिकॉर्ड यानी कि इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम था? इंग्लैंड के एलिस्टर कुक के नाम पर था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,737 रन बनाए थे। लेकिन अब इन्होंने जो है यानी कि जो आपके इंग्लैंड के जो रूट है इन्होंने 15,739 रन बना दिया, यानी कि इनसे तुरंत ज़्यादा बनाकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और पांचवा की हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल मार्ग की बहाली के माध्यम से जो है मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू कर दिया गया है। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट जो है जो कि इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश या फिर विभिन्न देशों के बीच में चलाए जा रहे हैं उनके बारे में एग्जाम में पूछ लेता है। तो आइए थोड़ा सा हम कुछ स्पेशल चीज़ों को आज जानेंगे। देखिए हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े जो आपका हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेलवे मार्ग था, तो इसकी बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया है। देखिए अब तक भारत को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए 5 लिंक चालू किए गए हैं। पहला लिंक था पेट्रोपोल। देखिए यहाँ पे मैंने प्लेस दिया है, कौन भारत में है कौन बांग्लादेश में है, ठीक है। तो भारत के पेट्रोपोल से जो है बांग्लादेश के बेनापोल तक जो है पहली ट्रेन चलाई गई, फिर उसके बाद एक नई ट्रेन फिर से शुरू की गई भारत के गेदे से बांग्लादेश के दर्शन तक, और उसके बाद फिर भारत के सिंहाबाद और बांग्लादेश के रोहनपुर से शुरू की गई। फिर चौथी जो ट्रेन लिंक थी जो है, ठीक है, इसको शुरू किया गया राधिकापुर भारत से बांग्लादेश के बिरोल तक। और पांचवा रेलवे लिंक जो चालू किया गया ये आपका है हल्दीबाड़ी और चीलाहाटी के बीच में। देखिए हल्दीबाड़ी भारत में स्थित है और चीलाहाटी बांग्लादेश में स्थित है। तो हल्दी बाड़ी और चीलाहाटी रेल लिंक एक ऐसा मार्ग है जो 1965 तक संचालन में था, लेकिन ये बंद पड़ा था अब तक, और फिर 50 साल बाद लगभग जो है इसको फिर से शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो माल की ढुलाई है, ठीक है, वो शुरू की जा सके। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो आपका हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन है इसकी दूरी 4.5 किलोमीटर है, जबकि चिलाहाटी से दूरी कितनी है 7.5 किलोमीटर, यानी कि जो अभी रेलवे लिंक शुरू किया गया है दोनों की डिस्टेंस कितनी है बीच की, ये आपकी है 7.5 किलोमीटर, ठीक है। देखिए भारत और बांग्लादेश का जो रेलवे नेटवर्क है ये ज़्यादातर ब्रिटिश काल के भारतीय रेलवे से विरासत में मिला था, और 1947 में विभाजन के बाद भारत और तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान, देखिए पहले बांग्लादेश क्या था ये पाकिस्तान था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 1971 में इसको स्वतंत्र करा दिया गया। तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच में 7 रेल लिंक जो है चालू किए गए थे, उनमें से कुछ चल रहे थे कुछ बंद पड़ गए थे बाद में, तो फिर से भी इसको चलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। देखिए हम जो है बांग्लादेश से बहुत सारे ट्रेड वगैरह करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो भाई माल ढुलाई के लिए हमको संसाधन चाहिए, और मान लीजिए इंडिया में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको अगर बांग्लादेश में हम भेजेंगे नहीं, भेजने का साधन नहीं रहेगा तो फिर हमारा माल बिकेगा कैसे, इसीलिए ये सारे रेल लिंक शुरू किए गए हैं। और छठवां प्रश्न की हाल ही में हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए हिंदी और डोगरी भाषा की जो आपकी प्रसिद्ध लेखिका और कवित्री थी इनका नाम था पद्मा सचदेव, ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। तो पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए पद्मा सचदेव जो है इनको 2001 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला था, और इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007-8 के लिए कविता के लिए कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। देखिए डोगरी की आधुनिक कवित्री जो पद्मा सचदेव हैं इनके कविता संग्रह मेरे गीत को 1971 में पुरस्कार दिया गया था, और मेरी कविता मेरे गीत के लिए जो 1971 में ये पुरस्कार मिला था ये था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो 1971 में इनको मेरी कविता मेरे गीत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और चित चेते के लिए 2016 में इनको 25वें सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा पद्मा सचदेव कौन थी, ये थी जो है एक प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री, किस भाषा की, हिंदी और डोगरी भाषा की। सातवां की हाल ही में किसने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है?
तो देखिए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जो कि भूकंप से पहले चेतावनी दे देगा कि भैया भूकंप आने वाला है और घर से आप निकल जाइए या फिर कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाइए। देखिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन है। अब तक ऐसा पूरे भारत में किसी भी राज्य में लॉन्च नहीं किया गया था और इस ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। आठवां प्रश्न की हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए कितने मिलियन की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है $250 मिलियन, ठीक है। और देखिए इन $250 मिलियन की जो ये परियोजनाएं हैं तो इनको जो है केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। और देखिए जो विश्व बैंक है, ठीक है, विश्व बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसका गठन हुआ था जुलाई 1944 में। इसके अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस। और नवा प्रश्न की हाल ही में दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए जो दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया है इसके जो गैर कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन थे वर्तमान में इनका नाम था कुमार मंगलम बिड़ला, लेकिन इन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया। और कुमार मंगलम बिड़ला के इस्तीफे के तुरंत बाद ही जो आपका वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो बोर्ड है, ठीक है, इसने हिमांशु कपानिया को वोडाफोन आइडिया का मौजूदा गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी चेयरमैन अपॉइंट कर दिया। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम यानी कि एक कीमती रत्न मिला है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका में एक प्लेस है रत्नापुरा। तो श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का जो सबसे बड़ा नीलम, देखिए आपने नीलम पत्थर के बारे में बहुत शुरू में सुना होगा, लेकिन यहाँ पे फोटो भी दिख रही है इसकी, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। देखिए यही वो पत्थर है जो मिला है श्रीलंका के रत्नापुरा में। और ये पत्थर आपको साधारण पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये साधारण पत्थर नहीं है, बहुत ही कीमती है। इसकी कीमत कितनी है। देखिए विशेषज्ञों का कहना है कि इस धूमिल नीले रंग के नीलम की कीमत लगभग $100 मिलियन यानी कि तकरीबन 7.5 अरब रुपए होगी। और इस विशालकाय नीलम का वजन कितना है, 510 किलोग्राम है। देखिए रत्नापुरा जो आपका है श्रीलंका का, इस प्लेस को देश की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। और विशेषज्ञों का जो कहना है कि जो आपका ये नीलम पत्थर खोजा गया है, ठीक है, ये अपनी तरह का दुनिया का अब तक का जो है सबसे बड़ा नीलम पत्थर है जो खोजा गया है कहाँ पे, रत्नापुरा में। देखिए दरअसल हुआ क्या, एक ही रत्न के व्यापारी के यहाँ जो है एक कुएं की खुदाई चल रही थी और उस कुएं की खुदाई के समय कुआं खोदते खोदते उसके घर में जो है ये पत्थर मिल गया। तो पहले ज़माने के लोग ऐसे करते भी थे। अब वो मटके में पैसे सोने चांदी के सिक्के डालकर जो है वो ज़मीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। या फिर पहले जो खपड़ैले का मकान होता था उसकी दीवारें मिट्टी की होती थी, बहुत मोटी होती थी। तो वो लोग क्या करते थे, उसमें पैसा छुपाने के लिए, चोर डाकुओं से बचाने के लिए दीवार के अंदर एक मिट्टी के मटके में क्या करते थे, ऐसे बिल्कुल उसमें क्या करते थे, ये अपना जो चांदी का सोने का सिक्का है या फिर आभूषण है इसको चुरा कर रख देते थे। ढक्कन एक लगा के मिट्टी से जो है उसको बंद कर देते थे और उसको दीवार में चुन देते थे, जिससे चोर डाकू को ये नहीं पता चल पाता था कि इनका सोना चांदी कहाँ पर है, ठीक है। पहले लॉकर वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो हमारे यहाँ भी एक पहले पुराने ज़माने का खपड़े का मकान था, तो दीवार से हमारे यहाँ भी कुछ इसी प्रकार के जो है हमें सोने चांदी मिले थे। तो वो हमारे पूर्वजों ने छिपा कर रखे थे जो बाद में हमें मिला। 11वां प्रश्न की 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत का मुख्य अतिथि कौन होगा। देखिए भारतीय ओलंपिक दल जो है इसको स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी कि 15 अगस्त 2021 के लिए भारत का मुख्य अतिथि चुना गया है। और अभी हाल ही में इसकी घोषणा पीएम मोदी ने की है। देखिए इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व टोटल 228 मजबूत भारतीय ओलंपिक दल के द्वारा किया जा रहा है। इन 228 लोगों में 120 एथलीट शामिल हैं, बाकी के डॉक्टर्स और बहुत सारे जो मैनेजर वगैरह होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, मतलब ये सारे लोग हैं साथ में इन 120 एथलीटों के। तो ताकि इनको जो है मतलब कोई इंजरी वगैरह हो तो इनको सहायता दी जा सके या फिर इनका डाइट वगैरह जो है उसको दिखाया जा सके। तो टोटल 228
लोगों का जो भारतीय ओलंपिक दल है ये पार्टिसिपेट करेगा चीफ गेस्ट के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह में, यानी कि 15 अगस्त को। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसने लिखा है, बताइए। और दूसरा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया, बताइए। और तीसरा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने कांस्य पदक जीता, बताइए। चौथा कि हाल ही में 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को जगह मिली है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन है। तो देखिए ये शहर आपका भुवनेश्वर है। और दूसरा था कि आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए इनका नाम है निकोल पाशिनियान। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश में सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलैंग को वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए ये देश आपका म्यांमार है। और चौथा था कि हाल ही में किसे इतालवी लग्जरी ब्रांड बुल्गारी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो ये अपॉइंटमेंट मिला है प्रियंका चोपड़ा को। और पांचवा था कि हाल ही में आरबीआई ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया। तो देखिए ये जुर्माना है 50.35 लाख रुपए का। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।